नमस्ते दोस्तों। खबरों में या सोशल मीडियाज या रील्स पर जब भी हम यूएसए, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे या जापान जैसे देशों को देखते हैं तो दिल में एक ही बात आती है, काश हम यहाँ रहते। क्लीन रोड्स, अल्ट्रा मॉडर्न स्काईस्केपर्स, हाई सैलरीज और एग्जैक्ट टाइम पर आने वाली ट्रेन्स। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नए देशों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? क्या ये शुरू से ही इतने अमीर थे या इसके पीछे ऐसी कहानी है जो हमें टेक्स्ट बुक्स में नहीं बताई जाती? तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम किसी देश की सिर्फ जीडीपी फिगर्स की बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे उन 4 बड़े रीजंस के बारे में जिन्होंने इन देशों को दुनिया का सबसे सबसे पावरफुल और अमीर मुल्क बनाया। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी पॉइंट आपको दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देगा। पहला कारण ये है गाइस, इतिहास और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम 200 या 300 साल पीछे जाएं तो दुनिया की वेल्थ अलग जगह थी, पर 18th सेंचुरी में आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी स्टीम इंजन, फैक्ट्रीज और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ने वेस्टर्न कंट्रीज को एक ऐसी स्पीड दी जो बाकी दुनिया के पास नहीं थी। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक देश जो है जर्नलिज्म। ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और पोर्टुगल जैसे देशों ने दुनिया के एक बड़े हिस्से से रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज और वेल्थ को एक्सट्रैक्ट किया। जो कच्चा माल बाकी देशों से आता था उन्हें फैक्ट्रीज में फिनिश्ड गुड्स बनाकर पूरी दुनिया में महंगे दाम पर बेचा गया। इस दौर में वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को एक ऐसी कैपिटल हेड स्टार्ट दिया जो आज भी उनके काम आ रहे हैं। बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ ऑफ ऑर्डर। दूसरा और सबसे बड़ा कारण यही है गाइस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और रूल ऑफ लॉ। केवल पैसा होना ही कोई देश अमीर नहीं हो जाता, उसे मेंटेन करना पड़ता है गाइस, और वो बहुत ज़रूरी है। और यही फ़र्क पड़ता है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में। अमीर देशों में जैसे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, उनका सिस्टम मजबूत है। वहाँ प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर हैं, यानी अगर आप मेहनत करके कुछ बनाया है आपने तो कोई आकर उसे आसानी से छीन नहीं सकता। वहाँ के कोर्ट्स, लॉ एग्जीक्यूशन इतने फास्ट हैं कि ट्रांसपेरेंट है कि इन्वेस्टर बिना डरे अपना पैसा लगा सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है करप्शन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना। जब टैक्स पेयर्स का पैसा घोटालों में नहीं जाता तो वो सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वेस्ट होता है। बात करते हैं इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड ब्रेन ड्रेन की। तो गाइज, आप अपने घर में चारों तरफ नज़र घुमाइए। आपका स्मार्टफोन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल मीडिया ऐप्स, एयरप्लेन्स, मॉडर्न मेडिसिन, इनमें से 80% से ज़्यादा चीज़ें अमीर देशों की कंपनीज ने डिज़ाइन या इन्वेंट की हैं। ये देश सिर्फ रॉ मटेरियल्स नहीं बेचते, ये आपको आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और नॉलेज बेचते हैं। ऐसे देशों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? वो है ब्रेन ड्रेन। जब पूरी दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स देखते हैं कि उन्हें बेटर लाइफस्टाइल और फंडिंग कहाँ मिलेगी तो वो इन्हीं देशों में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी दुनिया भर का दिमाग इन्हीं देशों के लिए काम करने लगता है। तो गाइज, अब बात करते हैं द डार्क साइड एंड द मॉडर्न रियलिटी। पर क्या रिच कंट्रीज की ये लाइफ हर किसी के लिए एक ड्रीम है? बिल्कुल भी नहीं। अमीर देशों की अपनी अलग दिक्कतें हैं। एजिंग पॉपुलेशन, जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे देशों में सीनियर्स ज्यादा हैं और बेबीज कम पैदा हो रहे हैं, जिससे उनके पास वर्किंग फोर्स की कमी हो रही है। फिर बात करते हैं हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की। सिलिकॉन वैली या लंदन में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेंटल स्ट्रेस और लोनीनेस वहाँ का एक सीरियस इशू बन चुका है, क्योंकि गाइस, जो बंदा अकेला रहेगा वो एग्जैक्ट सी बात है कि वो जाएगा डिप्रेशन में। फिर बात करते हैं इनइक्वालिटी की। अमीर देशों के अंदर भी रिच और पुअर का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो गाइज,
अब अगर बात की जाए हमारे अमीर देशों की, तो अमीर देश अब फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं, उन्हें वो आईपी प्रॉपर्टी बेची जाती है वहां पे। जब डेवलपिंग नेशंस के ब्राइटेस्ट माइंड्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स देखते हैं कि देश में आर&डी फंडिंग और फैसिलिटीज कम हैं, तो वो वैलीज, लंदन जैसी जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं कि क्या आपको पता है कि दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड किस करेंसी में होता है? तो इसका सही आंसर है यूएस डॉलर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत यूएस डॉलर को दुनिया के रिजर्व करेंसी बनाया गया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाहे तो कितने भी डॉलर्स प्रिंट कर सकता है और बाकी दुनिया को उन्हीं डॉलर्स के लिए अपना ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विसेज बेचनी पड़ती हैं। इस मॉनेटरी डोमिनेंस ने वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दुनिया का इकोनॉमिक रूल सेट करने की पावर दी। इसके साथ ही पैराडॉक्सिकल कंसेप्ट समझिए गाइस, द रिसोर्स क्रूज। तो आप सोचेंगे कि किस देश में सबसे ज्यादा ऑयल या डायमंड्स हैं, उससे सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए। लेकिन कॉन्गो और निगेरिया जैसे देशों में उल्टा हुआ। जब किसी देश को जमीन के बिना मेहनत का रॉ ऑयल या गोल्ड मिलता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता। सिस्टम करप्ट हो जाता है और सिविल वार्स शुरू हो जाते हैं। तो गाइज, यही थी कुछ यहाँ की बातें। बात करते हैं द फ्यूचर एंड कंक्लूजन के बारे में। तो गाइस, 21st सेंचुरी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश आज वही इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डिटेल रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं जो कभी वेस्ट ने किया है। एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट और डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट ने डेवलपिंग नेशंस को एक ऐसी पावर दी है जो पहले कभी भी नहीं थी। गाइस, दुनिया बदल रही है और नई इकोनॉमिक रेस में आगे बढ़ रही है। वो नहीं निकलेगा जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, बल्कि वो निकलेगा जिसके पास सबसे ज्यादा इनोवेशन और विजन है। आपको क्या लगता है, आने वाले 20-30 सालों में एशियन नेशंस वेस्टर्न को सरपास कर पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शंस में जरूर शेयर करें। अगर आपको डीप एनालिटिकल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इन डेप्थ कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा गाइस। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर यू ऑल।